Greetings from Citizen Health and the Team Academy IAP SemiConnect. And today, in the series of People's Health It Matters, we have Dr. Sanjeev Kumar. He is a founding chairperson 3D Health Leadership Foundation. और बहुत सारी बातें हैं जो सर के बारे में है. सबसे पहले मैं सर का बहुत अभिनंदन करना चाहूंगी. A very warm welcome to you, sir, on behalf of all the audience. थैंक यू रितु. इफ इट इज ओके विद यू, हम लोग बोलचाल की भाषा में बात करें, हिंदी इंग्लिश मिक्स, जैसे हम घर में बैठ के बातचीत करते हैं. इज दैट ओके विद यू? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ओके है. और हम लोग तो चाहते ही हैं कि हम लोग इस तरह से बात करें कि हम सब एक फैमिली की तरह रहें. और सर, सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन जरूर जानना चाहूंगी कि हम सबको पता चले कि हम एक किसी भी ऐसे वैसे व्यक्ति से बात नहीं कर रहे. हमारे सामने एक ऐसे डॉक्टर हैं जो बहुत ही प्रख्यात हैं. सर प्लीज आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन. रितु, अगर वो इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो मुझे लगता है सारा समय निकल जाएगा, पर संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा. मैंने 1971 में MBBS ज्वाइन किया था. मैं एक छोटे शहर हिसार का रहने वाला, स्कूल की पढ़ाई वहां से हुई. फिर मेरा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में एडमिशन हुआ 1971 में. अभी हमने 2 महीने पहले अपने एडमिशन की 50वीं वर्षगांठ अपने जो साथी हैं, हम लोगों ने इकट्ठे ज्वाइन किया था, उनके साथ मनाई. MBBS करके मैं सेना में बहुत जोश था, आर्मी में, स्कूल में भी यंगेस्ट NCC कैडेट था, शूटिंग टीम में भी था. सारी गोलियां बीच के बिल्कुल बुल में लगती थी, तो उसका बड़ा शौक था. तो मैं सेना में चला गया. सेना में कुछ चीजें तो बहुत अच्छी लगी मुझे, रेजिमेंटेशन, डिसिप्लिन, पब्लिक हेल्थ. पब्लिक हेल्थ मेजर आर्मी में जो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, आपको उदाहरण दूं, प्रथम विश्व महायुद्ध के बाद आर्मी में टेटनस का कोई केस नहीं हुआ, क्योंकि सबको टीटी के टीके लगते हैं. और जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है वो वास्तव में प्रैक्टिस की जाती है. और जब मैंने आर्मी ज्वाइन की थी तो येलो बुक होती थी, अब मैंने सुना वो रेड बुक हो गई है. इतनी मोटी किताब, उसमें पब्लिक हेल्थ के सारे कम्युनिकेबल डिजीजेज, वेक्टर बॉर्न डिजीजेज और सब विस्तार में दिया हुआ है. सांप से कैसे बचाना है, क्योंकि सेना वाले तो कठिन स्थानों पे रहते हैं, तो वहाँ सांप भी होते हैं, जहरीले बिच्छू भी होते हैं, उनसे कैसे बनना है, लेके अपने आप को कैसे स्वस्थ रखना है, एक्टिविटी कैसे करनी है, गर्मी के समय में क्या बचाव, सर्दी के समय में क्या बचाव, बरसात के समय में क्या बचाव, बीमारियों से कैसे बचना, और ट्रूप्स की फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं हो रही हो, सही हो रही है, उपयुक्त तरीके से हो रही है, वो सब चीजें. तो स्वास्थ्य के लिए जो मेरी नींव पड़ी और मेरी जो रुचि हुई पब्लिक हेल्थ में, उसका उसका जो क्रेडिट है वो सेना की नौकरी को जाता है. मगर कुछ चीजें पसंद भी नहीं आई मुझे, जैसे टू मच ऑफ रेजिमेंटेशन. बॉस ने अगर बोल दिया, आप अगर सहमत नहीं है तो भी बोल नहीं सकते सर आप ठीक नहीं. और मैं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का पढ़ा हुआ, बॉस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट पूछता था, सर आई डोंट एग्री विद योर डायग्नोसिस, और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बड़े प्यार से उसको एक्सप्लेन करते थे. तो वो मुझे लगा कि प्रोफेशनल तरीके से थोड़ा घुटन सी महसूस होती थी. तो फिर 5 वर्ष के बाद मैंने सेना छोड़ी और कन्विंस था पब्लिक हेल्थ ही करनी है, तो वापस आया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और MD ज्वाइन की कम्युनिटी मेडिसिन में. और सबसे अच्छी बात जो मुझे अभी भी याद आती है, वो आती है कि हमारी गांव में पोस्टिंग होती थी. लगभग 3 साल में गांव में रहा. MD के दौरान 3 साल की रेजिडेंसी होती थी, उन दिनों शुरू हो गई थी, आजकल भी वही होती है. और सीनियर रेजिडेंसी के दौरान तो गांव में जो काम किया वो बहुत सीखने को मिला. गांव वालों के साथ मिलके स्वास्थ्य की समस्याओं को समझना, उनको एड्रेस करना, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, वो सब हमें काफी सीखने को मिला. अर्बन स्लम्स में काम किया, मेरा MD थीसिस भी अर्बन स्लम्स में था. तो अर्बन स्लम्स की क्या समस्याएं होती हैं वो काफी समझने को मिला. उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में PSM में लेक्चरर था. 2 साल मैंने वहां पढ़ाया. तो वहां से मैं 3 महीने के लिए यूनिसेफ में, मैं बात कर रहा हूँ 1988 की, उन दिनों टीकाकरण कार्यक्रम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था 1985 में, UCI यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन. और
टीकाकरण का जो कवरेज था बहुत कम था, 15%, 20% से ज़्यादा नहीं था। तो और हमारा लक्ष्य था 1990 दिसंबर तक 100% टीकाकरण, 100% का मतलब उन दिनों 80% का माना गया था। तो 80% का लक्ष्य हमें प्राप्त करना था। तो मैंने यूनिसेफ में 3 महीने कंसल्टेंसी के लिए गया। मुझे यूनिसेफ का काम अच्छा लगा, उन्हें मेरा काम अच्छा लगा, तो मैंने फिर यूनिसेफ जॉइन कर ली। तो राजस्थान में मैं टीकाकरण अधिकारी, आजकल बड़ा शोर मचा हुआ है ना कोविड के टीके के बारे में, तो मैंने बच्चों के टीकों के बारे में, उन दिनों 6 बीमारियों के टीके लगते थे, उसके लिए मैंने काम शुरू किया। और विभिन्न जिलों में 15 से 20% कवरेज था। और हमने 18 महीने में लोगों को, पंचायत के सदस्यों को, सरपंचों को, नेहरू युवा केंद्र के युवकों को, स्कूल के बच्चों को, स्कूल के टीचर्स को, यू नेम इट, एनीबॉडी हु वाज वर्किंग एट विलेज लेवल, उनको सबको मोबिलाइज किया। और 80% का लक्ष्य हमने, राजस्थान में मैं काम करता था वहाँ अपना अचीव किया, और पूरे भारत में अचीव किया। और उन दिनों अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग में जाते थे, यूनिसेफ में अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग तो होती रहती है, तो वहां जाते थे तो लोग बोलते थे इंडिया ने अगर अचीव कर लिया तो दुनिया अचीव कर लेगी, इंडिया ने नहीं अचीव किया दुनिया नहीं अचीव कर सकती थी। तो इन भारत का जो प्रेस्टीज था वो भी बढ़ा कि नहीं, भारत ने भी थोड़े से समय में टीकाकरण का, बच्चों का जो लक्ष्य था वो प्राप्त किया। तो उसमें गांव-गांव में घूमना, और राजस्थान में 238 ब्लॉक होते थे उन दिनों। अ आप लोग सभी जानते हैं ब्लॉक जहाँ पे अभी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं। मैंने हर एक ब्लॉक विजिट किया था। माइक्रो प्लानिंग करना, वहाँ कोल्ड चेन, आइस लाइन, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर फ्रीजर पहली बार पीएचसीज़ तक पहुँचे थे उस समय। अब तो जगह-जगह पहुँच गए हैं। अब टीके के लिए हमने उसका इस्तेमाल किया। उसके बाद जब टीकाकरण का लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया, सर्वाइवल सेफ मदरहुड का कार्यक्रम, जिसमें मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के विभिन्न इंटरवेंशंस को शामिल करके वो शुरू किया गया। और 1992 तक मैंने राजस्थान में उसमें काम किया। 1992 में मेरा स्थानांतरण दिल्ली हो गया, और दिल्ली में मैं उन दिनों, डायरियल डिजीजेस यूज्ड टू बी नंबर 1 किलर, आजकल निमोनिया नंबर 1 किलर है। तो डायरियल डिजीजेस, निमोनिया, न्यूबॉर्न केयर और ट्रेनिंग और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का बहुत योगदान रहा टीकाकरण कार्यक्रम में, और आज भी हर कार्यक्रम में रहता है। तो ये कार्यक्रम मुझे पूरे भारत में देखने के लिए मिले। तो उसमें भी पूरे भारत के चक्कर लगाए, काफी कुछ सीखने को मिला। न्यूबॉर्न केयर उस समय एजेंडा में नहीं था, तो नेशनल नियोनेटोलॉजी फोरम के साथ मिलके काम की, उन लोगों को पहले कन्विंस किया। और आप लोग सब जानते हैं डॉक्टर विनोद पॉल को, नीति आयोग में हेल्थ के मेंबर हैं वो उन दिनों नियोनेटोलॉजी फोरम के सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो उनसे बात हुई, तो उनके हर एनुअल कॉन्फ्रेंस में कम्युनिटी न्यूबॉर्न केयर में क्या किया जा सकता है। तो ये 90 वाला जो दशक था उसमें टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट डिकेड राष्ट्रपति जी ने न्यूबॉर्न केयर का सप्ताह मनाया। और उसके बाद न्यू कम्युनिटी न्यूबॉर्न केयर, जो आजकल भी आशा बहनों के साथ गांव-गांव में चलाया जा रहा है। तो अगर आप देखें, न्यूनेटल मोर्टेलिटी जो थी वो स्टेगनेंट थी 90s तक। आप 70s से 80s और 90s की देखें, वो कम नहीं हो रही थी। चाइल्ड मोर्टेलिटी कम हो रही थी, वो पोस्ट नियोनेटल और 1 से 5 साल के बच्चे की जो मोर्टेलिटी वो तो कम हो रही थी। ये 1990 के दशक के अंत में न्यूबॉर्न केयर के लिए जो कार्यक्रम शुरू किए गए, और अब आप देख रहे हैं कि नियोनेटल मोर्टेलिटी भी काफी सब्सटेंशियली कम हो रही है। 1999 में मैं इराक, मेरा ट्रांसफर हो गया अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेशनल के रूप में। तो वहां मैं चाइल्ड हेल्थ और न्यूट्रिशन, वाटर सैनिटेशन, एचआईवी एड्स के कार्यक्रम देखता था। और ये इराक वो वाला इराक था जब सद्दाम था वहां पे, और अंतर्राष्ट्रीय समूहों ने सैंक्शंस लगा रखे थे, उनको
छूट नहीं थी, उनके पास पैसा भी था, पर क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना वो संयुक्त राष्ट्र निर्णय करता था। तो कई बार हमें टीकों की भी कमी पड़ जाती थी, फिर हम चिट्ठियां लिखते थे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को कि अगर आपने टीके तुरंत उपलब्ध नहीं कराए तो इतने बच्चों को बीमारियां होंगी, इतने बच्चे मरेंगे। तो वो भी काम था। और एक बार मुझे जाना पड़ा वहां, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम की कमेटी थी, उसमें प्रेजेंटेशन करने के लिए कि राजस्थान में न्यूट्रिशन जो है बच्चों का वो डिटीरियोरेट हो रहा है। राजस्थान बोल रहा हूँ, सॉरी, इराक में न्यूट्रिशन डिटीरियोरेट हो रहा है। तो उनको समझाना पड़ा कि क्या क्या किया जा सकता है। और जो सुरक्षा परिषद है जो कंट्रोल करती है इराक का प्रोग्राम, उसको क्या क्या और करना चाहिए। तो काफी संयुक्त राष्ट्र कैसे काम करता है और किस तरह से सैंक्शन लगाए जाते हैं। और सैंक्शन जब लगाए जाते हैं किसी भी देश में, सबसे ज्यादा ऋतु कौन सफर करता है? बच्चे और औरतें, क्योंकि ये डिप्राइव्ड ग्रुप है, वल्नरेबल ग्रुप है। इराक में उदाहरण अगर देखें तो इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी 1.5-2 गुना बढ़ गई सैंक्शंस के दौरान। बच्चों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता था। वहां शिक्षा सबके लिए फ्री थी। इराक में ही फ्री नहीं थी, अगर कोई पढ़ने के लिए विदेश में एडमिशन हो गया, यूरोप में, यूएस में, वो भी फ्री थी। तो एकदम उनके ऊपर सैंक्शंस लग गए, तो स्कूलों की सुविधाएं खत्म हो गई। स्वास्थ्य केंद्र जो कि वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी थी, वो भी सब एकदम से तहस नहस हो गया। तो काफी स्वास्थ्य के क्षेत्र में नुकसान हुआ। तो हम लोग तो कहा करते थे कि सैंक्शन जो हैं, जिन लोगों के ऊपर आपने सैंक्शन लगाई है, जो पॉलिटिशियन है, उनको नहीं फर्क पड़ रहा। वो तो अभी भी लग्जूरियस लाइफ लीड कर रहे हैं। गरीब आदमी को, बच्चों को, स्त्रियों को, उनके ऊपर, बाकी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनके ऊपर असर पड़ा। तो मैंने 3 साल 3 महीने वहां काम किया और लड़ाई शुरू हो गई थी एलाइड फोर्सेस ने सद्दाम रिजीम को गिराने के लिए। और ये पहली टेलीवाइज्ड वॉर थी। हमें निकाल दिया गया था इराक से, तो हम लोग अमान, जॉर्डन की राजधानी, वहां आ गए थे। तो वहां हम टेलीवाइज्ड उसमें देखा करते थे, अरे ये गोला तो उस बिल्डिंग पे गिरा, ये गोला उस मिनिस्ट्री पे गिरा, स्वास्थ्य मंत्रालय के बगल में गोला गिरा। तो हम लोग सब टीवी पे, पूरी लड़ाई जो है वो टीवी पे कैमरों से दिखाई जाती थी। वेरी अनफॉर्चुनेट, इट अगेन द पुअर पीपल सफर। और वो रेजीम खत्म हुई तो जो पहले वाली सत्ता थी वो तो खत्म हो गई। और जितने भी सैनिक थे 5 लाख के लगभग, वो सारे अपनी बंदूकें, अपना एमुनेशन लेके घर चले गए। वो सारे फिर गैंगस्टर्स बन गए। आप सड़क पे नहीं निकल सकते थे। सद्दाम के टाइम पे मैं ऑफिस के लिए कई बार पैदल जाता था। 3 किलोमीटर के लगभग ऑफिस था। मुझे कोई चिंता नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। वो जो वॉर के बाद जो स्थिति भी बदली, उसमें भी दोबारा से बच्चे, स्त्रियां और बाकी जो वल्नरेबल ग्रुप थे उनके लिए बहुत बहुत मुश्किल हो गया। और अभी तक वो एंटी सोशल ग्रुप जो ऑर्गेनाइज हो गए पुरानी सत्ता के हटने से, वो अभी भी चल रहा है। इवन टुडे यू हियर बॉम्ब ब्लास्ट। अभी वहां के हेड ऑफ द स्टेट के घर के पास ब्लास्ट हुआ, फॉर्चुनेटली ही वाज अनहर्ट। तो इन सब चीजों का स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। हम लोग स्वास्थ्य वाले हैं, हम लोग ये नहीं सोचते किस तरह से इन चीजों का स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। मैंने जैसे बताया कि बच्चों की मृत्यु दर 1.5 से 2 गुना बढ़ गई। मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, वो काफी बढ़ गया। मेल न्यूट्रिशन रेट जो इराक में नेग्लिजिबल था, वो भी काफी बढ़ गया, लगभग आधे से अधिक लोग। और मेल न्यूट्रिशन दोनों तरह का, ओबीस लोग ज्यादा थे, एडल्ट्स में ओबेसिटी वाज 50% प्लस, क्योंकि उनको कार्बोहाइड्रेट्स तो खूब मिल रहा था, मगर फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स क्योंकि बाहर से आते थे, उस पर रिस्ट्रिक्शन थी, वो नहीं मिल पाता था। माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो गई। तो दोनों, दे हैड द वर्स्ट ऑफ बोथ। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिलने से ओबेसिटी, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से बाकी तरह की कमियां, अनीमिया इत्यादि काफी। तो मैंने देखे हैं ओबीस पॉपुलेशन विद अनीमिया एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। सो ये भी एक नया एस्पेक्ट पब्लिक हेल्थ का मुझे समझ में आया। इराक से फिर मेरा स्थानांतरण हो गया जिनीवा। जिनीवा में मैं सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स,
और बाल्टिक कंट्रीज, 28 देश थे, बाद में 22 देश रह गए थे इस रीजन में, उनको देखता था। वहां मुझे एक और बात समझ में आई, वो देश जिनके हेल्थ इंडिकेटर्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, यूएसएसआर था ना, तो बहुत बढ़िया थे उनके हेल्थ इंडिकेटर, और एकदम जब ये 15 देश बने, तजिकिस्तान जैसे देश थे, उनका सब सहारन अफ्रीका जैसे मोर्टेलिटी रेट था बच्चों का 100 के लगभग। तो एकदम वो 15 देश, सब कोई तो यूरोप से या यूरोप से भी बेहतर हेल्थ इंडिकेटर, और ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज के कंपेरेबल टू एनी कंट्री इन इन सब सहारन अफ्रीका, वो हुआ। एक और मुद्दा समझ में आया, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बढ़िया थी, डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो बेटर देन यूरोप, हॉस्पिटल बेड पॉपुलेशन रेशियो अगेन बेटर देन यूरोप, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट। तो हम कहते हैं ना डॉक्टरों की कमी है, हेल्थ वर्कर्स की कमी, उनके अंदर कोई कमी नहीं थी, पैसा नहीं था। इकोनॉमी हैज कोलैप्स, दे मूव फ्रॉम सेंट्रल कमांड इकोनॉमी टू मार्केट इकोनॉमी। एकदम एवरीबडी हैड टू डिफेंड फॉर हिमसेल्फ, एवरी मिनिस्ट्री हैड टू जस्टिफाई। पहले हेल्थ को, एजुकेशन को जितना पैसा चाहिए था मिलता था, और एकदम फिर उनको बजट बनाना पड़ता था, इतना पैसा में। अब स्वास्थ्य में आप कैसे बताओगे कि इतना पैसा दोगे तो इन्फेंट मोर्टेलिटी इतनी हो जाएगी, बहुत मुश्किल होता है। आप सड़क तो बना सकते हो कि मेरे को इतने करोड़ रुपया दे दो तो मैं इतने किलोमीटर सड़क बना दूंगा, या इरिगेशन के लिए इतनी कैनाल बना दूंगा, या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतना बना दूंगा, मगर स्वास्थ्य में आपको बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने वो भी समय देखा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया, मगर बिकॉज ऑफ transition in economy, health system collapsed and health indicators came down. So that there I was for about 5 years plus. फिर वहां सुनते थे कि अगर आपने अफ्रीका में काम नहीं किया तो आपने डेवलपमेंट सेक्टर में काम नहीं किया, तो भूत सवार के अफ्रीका भी चलते हैं। तो वहां से मैंने फिर अप्लाई किया चीफ ऑफ चाइल्ड सर्वाइवल डेवलपमेंट की पोजीशन इन कीनिया ऑफिस। तो वहां गया, वहां अलग तरह का माहौल था। अफ्रीकन कंट्रीज में, एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका, डेवलपमेंट पार्टनर्स जो हेल्थ में काम करने वाले, WHO, यूनिसेफ और बाकी बाइलेटरल डोनर्स, दे डिटरमिन द एजेंडा। भारत में भारत सरकार इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, दे डिसाइड द एजेंडा एंड देन दे लुक एट यूनिसेफ, अच्छा तुम ये करो, WHO तुम ये करो, तो द कंट्री डिसाइड्स। ऑन पेपर तो वही होना चाहिए, इन देशों में भी वही सोच थी, मगर वास्तव में डेवलपमेंट पार्टनर्स उनका एजेंडा डिटरमिन करते थे। और करप्शन हमारे देश में भी है, पर अफ्रीका में करप्शन बहुत ज्यादा है। सो आई सॉ अनदर एस्पेक्ट ऑफ how healthcare is affected or health indicators are affected in countries like Africa. So I did an assignment in Malawi. I also did an assignment in Uganda and in Somalia. So ये 4 देश हैं जहाँ पे मैंने अफ्रीका में काम किया। सोमालिया, like Iraq and earlier days, वहाँ भी लॉर्ड्स लिबरेशन आर्मी थी युगांडा में। तो वहां पता लगा जब तक सिविल कॉन्फ्लिक्ट रहता है तब तक आपका स्वास्थ्य नहीं सुधर सकता। सोमालिया हैड अचीव्ड 0 पोलियो, पर एक केस कहीं से पहुंच गया वहां पे, देयर वाज एन आउटब्रेक, हंड्रेड्स ऑफ केसेस ऑफ पोलियो। और वहाँ वो अलग अलग फैक्शन है, आपस में लड़ते रहते हैं। तो हम लोग जब पोलियो का कैंपेन करते थे तो उनसे मिलते थे जाकर के कि भाईजान लड़ाई बंद कर दो 2 दिन के लिए, हमें बच्चों को दवा पिलानी, और वो बंद कर देते थे। उनके जो गैंग लीडर्स होते थे, शबाब और इस तरह के ग्रुप वहीं से आए थे, तो उनसे बात करते थे, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते थे कि आप 2 दिन लड़ाई बंद कर दो, 3 दिन लड़ाई करो बंद कर दो, हमें बच्चों को टीके लगाने हैं, पोलियो के लिए काम करना है, या बाकी आपको मैटरनल केयर के लिए एंटीनेटल केयर ऑन फिक्स डेज वो प्रोवाइड करनी है। तो वो एक अलग अनुभव था कि जब सिविल अनरेस्ट हो रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, उसमें भी आपको स्वास्थ्य सेवाएं कैसे कैसे प्रदान करें। बहुत दिन हो गए थे देश छोड़े हुए, तो मन नहीं लग रहा था। बच्चे दोनों बाहर चले गए थे पढ़ने में, और मेरी पत्नी वो वहाँ आगा खां यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी, पैथोलॉजिस्ट हैं।
तो हम दोनों का मन नहीं लग रहा था, हमने कहा चलो वापस। सो आई टूक अर्ली रिटायरमेंट, रिटायर होने से 3 साल पहले मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे रिलीव किया जाए, तो हम लोग वापस आ गए। वापस आके IHMR, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च, वहाँ पढ़ाया हेल्थ मैनेजमेंट कुछ समय। उसके बाद नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर, उनकी एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट निकली थी। किसी ने मेरे को उन दिनों सोमालिया असाइनमेंट के लिए गया हुआ था, सोमालिया नहीं, युगांडा, तो वहाँ किसी ने भेजा कि आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन है, अप्लाई कर दो। मैंने कभी गवर्नमेंट में नहीं काम किया, कैसे हो पाएगा, बच्चे भी डाउटफुल, वाइफ भी डाउटफुल, तो मैंने वहाँ अप्लाई किया एंड आई वाज अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर। नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर इज ए पॉलिसी मेकिंग बॉडी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 हम लोग जब वहां पे थे तब बनाई गई, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल गाइडलाइंस बनाई गई, और इंस्टीट्यूशन को कैसे एस्टेब्लिश करना है। मैंने जब ज्वाइन किया था वहां स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इंस्टीट्यूशन के अपने भी नहीं थे, तो लीव कैसे सैंक्शन होनी है, फाइनेंशियल क्लेम कैसे होने हैं, लोगों को ट्रैवल पे जाना है वो कैसे होना है। सो दैट इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग इंस्टीट्यूशन। तो लोगों को, मैं और आप अगर ट्रैवल पे जा रहे हैं, हमारा कोई बुकिंग करवा दे, हमारे सारे अरेंजमेंट कर दे, होटल में बुकिंग कर दे, तो हम निश्चिंत होकर अपना काम करेंगे और काम में फोकस रखेंगे। तो वो एक नया अनुभव था। लगभग 120 लोग थे प्रोफेशनल्स मिला के, जो पूरे भारत में सभी राज्यों को, आपको पता ही है, NHSRC प्रोवाइड्स टेक्निकल सपोर्ट टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड ऑल 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। एक ऑफिस था इनका है, उनका अभी भी है गुवाहाटी में, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देखता है। तो उन लोगों को मैनेज करना, सिस्टम्स बनाने, ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करना ताकि लोग काम पे कर सकें। और बहुत अच्छी बात उस संस्था की ये थी, अगर किसी को आपने काम दे दिया तो आपको रिमाइंड नहीं कराना पड़ेगा, काम हो जाएगा। तो ऐसी इंस्टीट्यूशन अगर किसी मिनिस्ट्री को मिल जाए तो आपको और काम, जैसे कोई डॉक्टर भी अच्छा काम करता है ना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसी को देता है, अच्छा ये भी काम आप करो। तो NHSRC में 3 साल मैंने काम किया। आई एस्टेब्लिश द सिस्टम, ऑर्गेनाइज ऑपरेशंस, लोगों के स्टाफ की प्रमोशंस, इंक्रीमेंट्स, उन सब के स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हमने बनाए ताकि लोग अपने काम पे फोकस कर सकें, भाईबंदी ना हो, सिफारिश ना हो, जो डिजर्विंग लोग हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको एनकरेजमेंट मिले। फिर वहां से वापस टीचिंग, हेल्थ मैनेजमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट में डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट हुआ, और वहां भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। जब मैंने ज्वाइन किया था तो 50 लाख का घाटा था साल का, तो कोई भी नहीं चाहेगा। आप अपने घर में चला के दिखा दो ना, आपको अगर 50,000 की इनकम है, आप 20,000 घाटे में चलाओ, 70,000 खर्चा, 50,000, कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो उसको भी समझने का मौका मिला, और उसको भी लाइन पे लाया। तो जब मैं छोड़ के आया तो 1 करोड़ सरप्लस था बजट। तो वो एक और एस्पेक्ट, हेल्थ इंस्टीट्यूशन को जिसको सेल्फ सस्टेन करना, इट इज ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पर आप अपनी जेब से तो पैसा नहीं दे सकते ना, आपको तनख्वाह भी देनी है स्टाफ। उनको थोड़ी बोलो कि समाज सेवा करो, घाटे में चल रहा है, अपने घर से पैसा लाओ और हमें दो, ये तो नहीं चलेगा। तो उस तरह के इंस्टीट्यूशन को कैसे चलाना, और एकेडमिक्स को कैसे स्ट्रेंथन करना, स्टाफ को कैसे मोटिवेट करना, मोबिलाइज करना, उनको कैसे मोटिवेट करना, वो सीखने को मिला। और उसके बाद फिर माय एल्डर डॉटर वाज गोइंग टू हैव ए बेबी एंड आई हैड प्रॉमिस्ड टू हर कि मैं आ जाऊंगा, तेरे पास रहूंगा जब बेबी होगा। सो आई रिक्वेस्टेड मैनेजमेंट कि मेरे को रिलीव कर दें, एंड माय फादर वाज 90 टचिंग 94, he was in bad health, so I told them I have my family commitments now, so please relieve me। तो बड़े रिलक्टेंटली उनने मुझे रिलीव किया। तो 4 महीने बेटी के पास ग्रैंड डॉटर हुई थी, उसको संभालने में हेल्प की, और अपने पिताजी के साथ मैंने काफी समय स्पेंड किया, एंड आई लुक बैक वेरी सेटिस्फाइड। I was able to spend time with him before he left this world. So this is my journey so far. So after regular job, I am now freelance.
संस्थाओं को हेल्प करता हूँ, इंडियन कैंसर सोसाइटी को हेल्प करता हूँ, एक हेल्थ एंड वेलबींग इंटीग्रेटेड काउंसिल है उनको हेल्प करता हूँ, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की एथिक्स कमेटी है उसका चेयरपर्सन हूँ। अपने मेरे को पैशन है, लीडरशिप मेरे को किसी ने नहीं सिखाई, एमडी एमबीबीएस एमडी में नहीं सिखाते। आप लोग भी सब एमडी किए पीएसएम में या कम्युनिटी मेडिसिन व्हाटएवर यू कॉल इट, या एमपीएच किया, लीडरशिप कोई नहीं सिखाता। लीडरशिप इज टॉट टू यू एज ए सब्जेक्ट। गए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, नथिंग यू टेक बैक होम कि मैं कैसे लीडर बनूं। तो वो मैंने जब एमबीए किया, जब मैं जिनीवा में था, यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स यूके से मैंने एमबीए किया, तो तब मुझे लगा कि 53 साल की उम्र में मैंने रियलाइज किया कि मेरे को लीडरशिप और मैनेजमेंट तो पढ़ा ही नहीं, और सब कुछ तो मैनेजमेंट ही है पब्लिक हेल्थ में, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। एंड व्हेन यू लीव ए पोजीशन, रीच ए पोजीशन, आपको लीडरशिप भी होते हैं, यू आर पोजिशनल लीडर, आई कॉल इट एक्सीडेंटल लीडर, यू आर नॉट ए स्किल्ड लीडर। तो वो मेरे पिछले 10 साल से मैं लीडरशिप की ट्रेनिंग करता हूँ, और उसकी एक संस्था खोली है जिसका आप बता रहे थे, 3 डोमेन हेल्थ लीडरशिप फाउंडेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था है। अभी तक तो अपना पैसा ही उसमें लगा रहा हूँ। तो उसमें पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स को, जो रेजिडेंट्स हैं, ये जूनियर फैकल्टी हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ। इंडियन एकेडमी ऑफ पब्लिक हेल्थ का चेयर हूँ मैं। ऑनलाइन कोर्स किया था, 200 के लगभग लोगों ने वो कोर्स ज्वाइन किया था। फिर उन दिनों कोविड शुरू हो गया था, तो ऑनलाइन था कोर्स। तो कोविड एरा में लीडरशिप कैसे होनी चाहिए, लीडरशिप पे आर्टिकल्स लिखता रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों की जनरेशन, ऋतु, वो सब सफर ना करे जो हमने सफर किया। आप एज ए एक्सेलेंट पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल बहुत पढ़ते हो, मेहनत करते हो, यू नो, बिल्कुल सही। तो आप बड़े लोगों को, ब्यूरोक्रेट्स को, मंत्रियों को जाके बोल देते हो नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, ये सही होता, अगली मीटिंग में वो बुलाते नहीं आपको। तो ये लीडरशिप स्किल्स हैं, और हमारे पुराने ग्रंथों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ, मैं ढूंढता रहता हूँ। उसमें एक स्कंद पुराण में एक श्लोक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सच बोलो, मीठा बोलो। और जब आप बिल्कुल 100% वो कॉन्फिडेंट हो कि आप बिल्कुल सच बोल रहे हो, कोई डाउट ही नहीं है, तब तो और भी मीठा बोलो। हम भड़क जाते हैं, कैसे, मैं बता रहा हूँ ना आप गलत हो, और देन वी टेक पीपल हेड ऑन। और ब्यूरोक्रेट्स को, पॉलिटिशियंस को आपने एक बार बोल दिया ऐसे, तो अगली मीटिंग में तो आपको बुलाएंगे नहीं, अगला कोई एक्सपर्ट ग्रुप बनाएंगे उसमें नहीं बुलाएंगे। तो ये चीजें मैं चाहता हूँ आप लोगों की जनरेशन, हम लोगों ने तो थपेड़े खा खा के सीखा, और फिर फॉर्मली एमबीए ज्वाइन करके सीखा। तो मेरा भी जीवन का लक्ष्य यही है कि यंगर जनरेशन जो पब्लिक हेल्थ वाले हैं, उनको लीडरशिप स्किल्स के बारे में बताया जाए। ये नया एरिया हेल्थ डिप्लोमेसी बहुत आता था कोविड के टाइम पे। दूसरे देशों ने दवाइयाँ होर्डिंग शुरू कर दी, बैन कर दी। भारत में भी शुरू में तो हमने दिया, फिर भारत में ही लोग शोर मचाने लगे, हमने टीके बैन कर दिए, बाहर नहीं जाएंगे पहले हम लोगों को। और जो लोग टीके का रॉ मटेरियल बनाते थे, उन्हें रॉ मटेरियल बैन कर दिया। भारत में हम जितने टीके बना सकते थे वो नहीं बना पाए। तो ये एक नई डायमेंशन उभर के आई, उसमें हेल्थ डिप्लोमेसी का बहुत काम है। इट टुक ए कॉल from national security advisor to his counterpart in US to lift the ban on the raw material for vaccine. तो वो बैन उठाया यूएस ने, फिर मटेरियल आने लगा और हमारा वैक्सीन प्रोडक्शन वापस बढ़ने लग गया। तो हेल्थ डिप्लोमेसी का भी हमने एक कोर्स किया, क्योंकि ये भी एक स्किल है, हमें नहीं आती। आजकल अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो हेल्थ की बात करते हैं वो प्योर डिप्लोमेट्स नहीं करते थे, पहले डिप्लोमेट्स करते थे, इंडियन फॉरेन सर्विस वाले या उस तरह के क्वालिफाइड लोग। अब उनको हेल्थ वाले भी चाहिए। तो या तो जो डिप्लोमेट्स हैं उनको हेल्थ, पब्लिक हेल्थ की ट्रेनिंग दो, कितना ट्रेन कर पाओगे आप उनको। तो पब्लिक हेल्थ वालों को डिप्लोमेसी की ट्रेनिंग देना आसान है। तो ये मैंने नया एक ही कोर्स किया है अभी, और एक आर्टिकल भी लिखा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक जर्नल आता है, उसमें एक एडिटोरियल लिखा था हेल्थ डिप्लोमेसी पे, कि है क्या हेल्थ डिप्लोमेसी और हम लोग कैसे सीख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो दैट हैज बीन माय जर्नी। तो आई कैन स्पेंड डेज टॉकिंग अबाउट those areas, but over to you, Ritu, you what you want to ask now?
सर आप सही कह रहे थे कि अगर हम लोग बात करने लगे तो पूरा सेशन इसी में चला जाएगा। और मुझे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी सर कि हम लोग एक सीरीज बनाए। जैसे आपके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है कि अगर हम लोग इसको 15-15 मिनट में कवर करेंगे तो हमारे पास एक अच्छी सीरीज हो जाएगी, लोगों को पता चलेगा कि कैसे कैसे क्या क्या काम करना है। मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी सर इस सेशन में, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी रहती है हमारे पास। तो एक क्वेश्चन मैं जरूर करना चाहूंगी सर कि आपने इतने अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवलिंग करी है, सब जगह देखा है, सब जगह समझते हैं। आपका जो डिपार्टमेंट है कम्युनिटी मेडिसिन, हम जो अभी पीपल्स हेल्थ की सीरीज में ले रहे हैं सारे डॉक्टर्स कम्युनिटी मेडिसिन के हैं, लेकिन लोगों को अभी नहीं पता ये क्या डिपार्टमेंट है, आपने यही क्यों चूज किया, और ये डिपार्टमेंट क्या है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, ऐसा ना होता है ना कि हाँ हम हृदय विशेषज्ञ हैं, हम किडनी के ही डॉक्टर हैं या इसके। तो कम्युनिटी मेडिसिन क्या डिपार्टमेंट है सर, ये प्लीज एक बार पूरी जनता को बताएं। ओके, थैंक्स रितु। हम लोग इसे कम्युनिटी मेडिसिन बोलते हैं, पब्लिक हेल्थ भी बोलते हैं, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, अलग अलग नाम है। मगर आप नाम इसको कुछ भी दे दीजिए, आजकल इसको कम्युनिटी मेडिसिन बोलते हैं। मैं तो प्रेफर करूंगा कम्युनिटी हेल्थ बोला जाए, क्योंकि मेडिसिन फिर भी बीमारी का इलाज वो बात हो जाती है ना। हेल्थ इज मोर कॉम्प्रहेंसिव। एनीवे, वट एवर द नेम, इस इन इसकी विशेषता क्या है? आप पूरी जनसंख्या के स्वास्थ्य की देखभाल करते हो। क्लिनिशियन क्या करता है? मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, आपको दिल में तकलीफ होगी तो मैं इलाज करूंगा, नहीं तकलीफ है तो मेरे पास टाइम नहीं है आपके लिए। कम्युनिटी मेडिसिन के जो एक्सपर्ट्स हैं, दे लुक आफ्टर पीपल हु आर नॉट सिक। उनको किस तरह से स्वस्थ रखा जाए। इन लोगों में जो अभी तक बीमार नहीं पड़े हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बीमारी की संभावना अधिक है। हम उसको एट रिस्क पॉपुलेशन बोलते हैं, और कुछ रिस्क फैक्टर्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए कि इस पॉपुलेशन में जिनको फॉर एग्जांपल डायबिटीज का है, अगर किसी के परिवार में पहले किसी को डायबिटीज है, या कोई ओबीस है, या किसी की फिजिकल एक्टिविटी कम है, या किसी का डाइटरी इंटेक सही नहीं है, या सिगरेट पीता है तो उसको हाइपरटेंशन, डायबिटीज, दिल की बीमारियां होने की संभावना, कोई दारू ज्यादा पीता है उसको कुछ बीमारियां होने की संभावना अधिक होती है। आजकल तो पोल्यूशन बहुत है, पोल्यूशन से बहुत सारी बीमारियां, दिल की बीमारियां, फेफड़ों की बीमारियां, कैंसर की बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, खाली फेफड़ों की बीमारियां नहीं होती। तो हम लोग जो कम्युनिटी मेडिसिन वाले हैं, हम पूरी जनसंख्या स्वस्थ है उसको भी देखते हैं, रिस्क फैक्टर है बीमारी नहीं है उनको भी देखते हैं, और जिनको बीमारी है उनको जल्दी से जल्दी बीमारी डिटेक्ट करें, वो भी प्रिवेंटिव मेडिसिन का हिस्सा है। अर्ली डिटेक्शन इज प्रिवेंटिव मेडिसिन। क्योंकि आपने अगर जल्दी बीमारी पकड़ ली, जैसे कैंसर है, आपने ट्यूमर पिक कर लिया, अभी वो छोटा सा ही है, आपने उसको निकाल दिया, क्योर। कहते हैं ना कैंसर का क्योर नहीं होता, हो सकता है अगर आप अर्ली डिटेक्ट करें और पूरे उसको जड़ से ही निकाल दें तो कैंसर कैन बी क्योर्ड। तो उसी तरह पब्लिक हेल्थ वाले जल्दी से जल्दी किस तरह से पिक किया जाए अर्ली डायग्नोसिस करके, ताकि उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। उससे पहले जो रिस्क फैक्टर है उसको बचाओ, जिसको रिस्क फैक्टर है उसको, ताकि वो रिस्क फैक्टर से बीमारी नहीं आए तो वहां कैसे लेके जाओ। उसके बाद जो लोग बीमार हैं, जितने लोग बीमार हैं, जैसे डायबिटीज के हैं, बोलते हैं ना बहुत सारे मरीज हैं, डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और वो सारे शब्द इस्तेमाल करते हैं, मगर कितने लोगों को मालूम है उनको डायबिटीज है? उनको खुद को नहीं मालूम, सिस्टम को नहीं मालूम, तो उनको तो कॉम्प्लिकेशन होंगी। जब तक वो दिखाने आएंगे या पता लगेगा तो कॉम्प्लिकेशन हो चुकेंगे, उनको रेटिना पे इम्पैक्ट होगा, उनको दिखने में असर आने लगेगा, उनको पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने लगेगी, और बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी जो इरिवर्सिबल हो जाती हैं। तो कम्युनिटी मेडिसिन की विशेषता ये है कि आप सबका ध्यान रखते हो। और एक कहावत है, अंग्रेजी की है, मैं हिंदी में अनुवाद करके बताता हूँ। मैं नदी के किनारे खड़ा हूँ, मुझे बहुत शोर सुनाई पड़ता है, डूबा डूबा बचाओ बचाओ। मैं दौड़ के जाता हूँ, मैं उसको बाहर निकालता हूँ। जब मैं उसको निकालता हूँ तो एक और आवाज आती है, मैं दूसरे को भी निकालता हूँ, मैं तीसरे को भी निकालता हूँ। वो लोग डूबते जा रहे हैं, उनमें से कुछ तो बचा सकता हूँ, कुछ नहीं बचा सकता, मर चुके हैं बेचारे, फेफड़ों में पानी जा चुका है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन से भी नहीं बचा पाता। प्रिवेंटिव मेडिसिन वाला व्यक्ति बोलेगा कि हाँ चलो तुम दो लोग यहाँ रहो, ताकि जो लोग डूब के आ रहे हैं उनको मैं निकालता हूँ। ये जाएगा अपस्ट्रीम, ये नदी में ऊपर से जहां से पानी आ रहा है वहां जाएगा, और ढूंढेगा कौन उनको पानी में फेंक रहा है।
उसको पकड़ेगा जाके, ताकि वो पानी में नहीं फेंके। आप जो पानी में गिरे उनको तो बचाते ही रहो, पर प्रिवेंटिव मेडिसिन वाला ऊपर जाएगा और उसको पकड़ेगा कि जो उनको पानी में फेंक रहे हैं, ताकि और लोग पानी में फेंके ना जा सके। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन ये स्पेशलिटी है। उनका भी ध्यान रखो जिनको बीमारी है, मगर जिनको बीमारी नहीं है उनको भी बचाओ। तो मेरे को तो दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। नहीं तो आप डूबते रहेंगे, लोग लगाते रहो, 1 अस्पताल, 2 अस्पताल, 3 अस्पताल, 4 अस्पताल, खोलते जाओ, बीमारियों का नलका तो खुला हुआ है, उसमें से तो पानी आता रहेगा। जब तक उस नलके को नहीं बंद करोगे, वो कम्युनिटी मेडिसिन करती है, उस नलके को भी बंद करती है, ताकि पानी जी, जी। बूंद-बूंद करके आए और उसको आप सँभाल सकें। सही बात है सर, और इसीलिए हमने ये यूट्यूब पे सीरीज बनानी शुरू करी है। एक प्रिवेंटिव मेडिसिन सारे डॉक्टर्स हम कम्युनिटी मेडिसिन के लेते हैं, ताकि जो रोग होने वाले हैं उसके पहले ही हम उसको प्रिवेंट कर सके, उसके बारे में जागरूक हो सके। सर, आपका फर्स्ट एपिसोड होना चाहिए था हमारे इस सीरीज पे, पर हम लेट हो गए हैं थोड़े। पर अभी भी मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे सारे सीरीज को देखें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और सर, मैं आपके साथ भी और वीडियो जरूर बनाना चाहूंगी, ताकि हमारे आगे और अवेयरनेस हो सके और लोगों को पता चले। आज लोगों को पता चला कि कम्युनिटी मेडिसिन की इम्पोर्टेंस क्या है, या जो हम सीरीज बना रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। मैं चाहूंगी कि आगे भी हम लोग बात करते रहें और आगे इसी तरह अवेयरनेस क्रिएट करते रहें एक सोसाइटी में, ताकि हमारा भी एक कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में हो सके। थैंक यू सो मच सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज बहुत मजा आया आपसे जुड़ के। धन्यवाद। और इस सीरीज को एक मकसद जो आपने समझाया है, सीरीज का मकसद, वो इस आज कामिल हुआ है कह सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही जल्द हम दूसरा एपिसोड आपके साथ फिर से शूट करेंगे सर। धन्यवाद रितु, गुड लक, एंड गुड लक टू एवरीवन इन द ऑडियंस. Keep up the fight for public health. Needs to get more importance, more recognition, and should be there everywhere, wherever there is a health problem or wherever there is not a health problem, because you will keep people healthy. धन्यवाद. राइट, थैंक यू सर।